हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए या जीके जीएस का सेट नंबर 33 को कवर करने वाले हैं। और इससे पीछे मैंने आपको जो 32 सेट कवर कराए हैं उनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। और आप लोग शाम को 9 बजे क्यूज में आप अवश्य उपस्थित हुआ करो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है। पहला ऑप्शन है जाह्नविका, परितालिका, आइरिस। तो आप समझी गए हैं मानव नेत्र से संबंधित कौन होगा, परितालिका, आइरिस होगा। चलिए बात समझिए, आइरिस का काम क्या होता है, आंख का रंग निर्धारित करती है कौन, आइरिस। याद रखना है आंख का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, आइरिस के द्वारा। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कॉर्निया क्या करती है, तो कॉर्निया आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है, कॉर्निया करती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे कुछ बढ़िए, हम जानते हैं रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ये चीज आपने नोट कर ली, ठीक है। अब मैं आपको कुछ आगे बताता हूं, इसको हटा दूं, इधर आइए। देखिए मानव नेत्र में हम रोग पढ़ते हैं, एक दूर दृष्टि दोष रोग और एक होता है अपने पास निकट दृष्टि दोष रोग। हमेशा याद रखना, समझो बात के लिए, ये आपके पास क्या रेटिना है और यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया एक उत्तल लेंस है। आंख में उत्तल लेंस होता है। तो दूर दृष्टि दोष रोग में क्या होता है, प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आती हैं और रेटिना के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये क्या अपने पास, ये है रेटिना और ये है अपने पास उत्तल लेंस। आराम से बात समझना है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष रोग में क्या होता है, जो लेंस लगा हुआ है अपने पास उत्तल, ये लेंस की जो मोटाई है वो कम हो जाती है। मोटाई क्या होती है मोटाई कम हो जाती है। और जब लेंस की मोटाई बढ़ जाएगी यानी कम जाएगी तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर F बराबर होता है 1/, लेंस की क्षमता। याद रखना है F बराबर। तो यदि फोकस दूरी आपकी बढ़ गई तो हमें यह पता होना चाहिए क्षमता आपकी कम जाएगी। तो दूर दृष्टि दोष रोग में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो दूर दृष्टि दोष रोग में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। पहली बात क्लियर हो गई। चलिए आगे समझिए, दूर दृष्टि दोष रोग में दूर की वस्तु स्पष्ट नजर आती है जबकि पास की वस्तु साफ नजर नहीं आती है। जो दोष है वही दोष नहीं है, आपको ऐसे याद रखना है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आइए निकट दृष्टि दोष रोग में। निकट में भी ये उत्तल है, ये रेटिना लगी हुई है, प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आती हैं और वो रेटिना से पहले ही आकर मिल जाती हैं, पहले ही बिंदु पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना है निकट दृष्टि दोष रोग में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो इसमें लेंस क्या होगा, लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, क्षमता आपकी कम जाती है। और जब क्षमता कम जाएगी, यहाँ पर आपकी फोकस दूरी कम जाती है, F क्या होता है, कम जाता है, तो क्षमता क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब समझिए, यदि निकट दृष्टि दोष रोग को आप दूर करना चाहते हो तो आप अवतल लेंस का प्रयोग कर लीजिए। कौन से लेंस का प्रयोग कर लोगे, अवतल लेंस का। और ये दूर को दूर करना चाहते हो तो आप उत्तल लेंस का चश्मा पहन लीजिए। बोलो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष रोग और दूर दृष्टि दोष रोग दोनों क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में छपता है। बोलो बात क्लियर है। तो आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, कॉर्निया। आइरिस क्या करता है, आंख का रंग निर्धारित करता है। फोटो कहाँ बनता है, आंख के अंदर, तो फोटो आंख के अंदर रेटिना पर बनता है। बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन थे। यानी जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था, तो आज़ाद भारत का शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
याद रखोगे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हम सभी जानते हैं कि अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है ये 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें विभिन्न पदभार दिए गए थे। जैसे अगर आज़ाद भारत से पहले पूछता तो शिक्षा मंत्री सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे, बोलो बात क्लियर। कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये आज़ाद भारत से पहले की बात चल रही है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आज़ाद भारत के बाद की बात हो, तब ऐसी कंडीशन में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ लिया है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश मंत्री था आज़ाद भारत से पहले भी और अब भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री सूचना प्रसार मंत्री थे। आर के शमुखन चेट्टी वित्त मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर कानून मंत्रालय का प्रभार इनको दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेल परिवहन मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, होमी जहांगीर बाबा आपके वाणिज्य मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री, बाबू जगजीवन राव श्रम मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, आगे रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, याद रखना है रफ़ी अहमद किदवई कौन हो जाएंगे आपके? संचार मंत्री। नरहर विष्णु गाडगिल कारखाना ऊर्जा मंत्रालय था इनके पास। केसी नियोगी पुनर्वास मंत्रालय इनके पास था। याद रखोगे इतनी बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सी ऐसी घटना थी जो 1905 में बंगाल विभाजन से पहले घटी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। किसके समय में हुआ है? लॉर्ड कर्जन के समय में। और याद रखना है 1903 में तीसरा दिल्ली दरबार भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। हम सभी जानते हैं दिल्ली दरबार कितने हुए थे? 3, जिसमें पहला हुआ 1877 में और दूसरा हुआ 1903 में और तीसरा हुआ अपने पास 1911 में। ठीक है, अब आइए ऑप्शन पर। पहला जलियांवाला बाग नरसंहार। देखिए ये कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार हुआ था। तो ये तो होगा नहीं आपका। चलिए, काकोरी कांड 1925 में हुआ है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्वकर्ता इसके थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो ही गया। चोरा चोरी घटना 1922 में हुई थी। अब एक ही आपके पास बचा है, कौन? चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। चापेकर बंधु 3 भाई थे सगे। कौन कौन से थे? बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और रजत चापेकर। 3 भाई थे ये लोग और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। याद रखना है, इन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी। कब की हत्या? 1897 में। कब हत्या की? 1897 में। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन से पहले की घटना कौन सी होगी? तो चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई थी 1897 में। चलिए आगे समझो। देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, याद रखना है इसमें ये अमृतसर में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमृतसर। और ये कहाँ पड़ता है? पंजाब। क्यों हुआ था? याद रखना है सत्यपाल मलिक, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। कब? जब ये लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? रॉलेट एक्ट। और ये कब आया? ये आया था 1919 में। बोलो बात क्लियर हो गई? तो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चलते विरोध प्रदर्शन हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में बैठक हुई थी, जिसमें जनरल आर डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। बाद में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया था इसकी जांच के लिए। याद रखोगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। बाद में जनरल ओ डायर को ऊधम सिंह के द्वारा मार दिया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखना है।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। अब आगे समझो, देखिए चोरा चोरी हत्याकांड 1922 में हुआ था। मैंने बताया महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ दोस्त, उसको चोरा चोरी हत्याकांड के चलते वापस ले लिया गया था। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया, तो याद रखना है 12 फरवरी 1922 को लिया गया। कब लिया गया? 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर हो गया डी ऑप्शन इज राइट वन आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक है। जंतु विज्ञान जूलॉजी है। वनस्पति विज्ञान, पौधे किस में आते हैं दोस्त? वनस्पति में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बॉटनी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बंधु प्रीवियस है, जो आपके जीडी में पूछा गया है। आप उठा के भी सेटों को देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस है। तो आपका आंसर होगा वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। अब आगे आइए, यहां पर कुछ याद रखना है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखना है एंटेमेलॉजी। क्या कहलाता है? एंटेमेलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। भाई शिलालेखों का अध्ययन होता है एपिग्राफी। कौन सा होता है? एपिग्राफी, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलते रहोगे आप लोग। स्वपन का अध्ययन क्या होता है? आप इसका कमेंट करना है। स्वपन का अध्ययन क्या होता है? कमेंट करके बताओगे। मानव सौंदर्य का अध्ययन होता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी। उसके बाद में सिक्कों का अध्ययन क्या होता है? न्यूमेस्टिक। न्यूमेस्टिक या न्यूमेस्टेटिक लॉजी। न्यूमेस्टेटिक लॉजी, न्यूमेस्टिक लॉजी, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। क्या होता है आपका? सिक्कों का अध्ययन होता है। एपिग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है नाहरगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है अपने पास महाराष्ट्र, तो इसमें लोहागढ़ का किला है, ऐसे याद रखना है। इसमें क्या है? लोहागढ़ का किला। इस क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र तो नहीं होगा, ठीक है। लोहागढ़ का किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आपका आंसर होगा राजस्थान में। नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित? राजस्थान में। सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, नाहरगढ़ के किला का। रानी की वाव कहाँ स्थित है? रानी की वाव गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी कहाँ स्थित है? मुख्य रूप से गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है। केवड़िया गुजरात, ठीक है। चलिए पंजाब में लोहड़ी महोत्सव होता है। क्या होता है? लोहड़ी महोत्सव पंजाब में होता है। बोलो, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए, तो याद रखना है नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? आराम से मेरी बात समझो। यदि आप वेग में और चाल में अंतर समझ गए तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। देखो, चाल होती है ये आपकी दिशा पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो वेग होता है ये आपका दिशा पर निर्भर करता है। बोलो, बात क्लियर होगी यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? मैं आपसे कहूँ 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो वो क्या है? वेग है। और बिना किसी के हम कहते हैं 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल है, तो किसी भी दिशा में कोई दिशा का यह मोहताज नहीं है। लेकिन निश्चित दिशा है, निश्चित डायरेक्शन है, तब वो क्या है? अपने पास एक वेग होगा। बोलो, बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, इसे कहते हैं त्वरण। या हम कह सकते हैं त्वरण बराबर यानी ए बराबर बी माइनस यू, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बटे टी।
बी माइनस यू। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, बड़ी बात ध्यान सुनना है। तो यदि वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण में भी परिवर्तन होगा, ये बात क्लियर है। तो वेग में परिवर्तन पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका त्वरण हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वृत्तीय गति को किस नाम से जानते हैं, वृत्तीय गति को। तो वृत्तीय गति को त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। क्यों, समझो। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जब वो यहाँ आएगा उसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ आएगा डायरेक्शन ये होगा, यहाँ आएगा डायरेक्शन ये, यानी प्रत्येक स्थिति में उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। और जब डायरेक्शन दोस्त चेंज होगा तो ये क्लियर है, दिशा चेंज होगी, वेग बदलेगा, और वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा। इसीलिए वृत्तीय गति को किस नाम से जानते हैं, त्वरित गति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए त्वरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, याद रखना है। धनात्मक प्लस से दर्शाते हैं, ऋणात्मक माइनस से, और ऋणात्मक त्वरण कोई कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। अगर एग्जाम में आ जाए कि ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, मंदन कहलाता है। बोलो बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन कहता है लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहर और राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऐसा है जो सही है। समझो बात को। दुर्गापुर है तो ये असम में नहीं है, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये बात बिल्कुल सही है। बोकारो बिहार में नहीं है, झारखंड में है, झारखंड में है। राउरकेला कर्नाटक में नहीं है, उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्या और याद रखना है। तो देखिए लौह इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें, लौह इस्पात उद्योग, आराम सुनना है बात मेरी। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना दोस्त 1874 में की गई है, वेस्ट बंगाल के कहाँ पर, कुल्टी में। 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लौह इस्पात कारखाना भारत का पहला लगाया गया था। बोलो बात क्लियर है। वहीं पर लौह इस्पात से संबंधित कंपनी का नाम सुना होगा, टिस्को। क्या है नाम, टिस्को कंपनी है, और इसकी स्थापना हुई है 1907 में। किसी भी देश की, ध्यान सुनना, किसी भी देश के विकास का सूचक क्या होता है, लौह इस्पात उद्योग माना जाता है। भारत विश्व में लौह इस्पात उद्योग में 4वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है भारत विश्व में लौह इस्पात उद्योग में, 4था स्थान रखता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए यहाँ आइए, देखिए भिलाई जो है आपके रूस के सहयोग से लगाया गया छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान लिमिटेड स्टील जर्मनी की सहायता से, बोकारो आपका रूस की सहायता से, ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा में है। तो इस प्रकार से सभी याद रखना है इनका। और बोकारो कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है मौर्य वंश के बाद किस राजवंश के बाद, यानी मौर्य वंश का जो उदय हुआ है वो किस राजवंश के बाद हुआ था। तो मगध के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं समझना, थोड़ा हिंट समझिए। मगध की एक ट्रिक याद रखना दोस्त, हसीन मासुक शाह, हसीन मासुक शाह, क्या रखना है, हसीन मासुक शाह। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये है हर्यक वंश, ये है शिशुनाग वंश, ये है अपने पास नंद वंश, ये है अपने पास मौर्य वंश, ये है अपने पास शुंग वंश, ये है कण्व वंश, और यह है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो यहाँ पर ये जानने वाली बात थी, याद रखोगे हसीन मासुक शाह, क्या याद रखना है आपको, हसीन मासुक शाह। तो मौर्य वंश किस राजवंश के बाद आया, तो देख लीजिए नंद वंश के बाद आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंद वंश, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट वन आंसर। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, अंतिम शासक घनानंद थे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अभी मैंने आपको बताया टिस्को की स्थापना 1907 में हुई है। आपको बताना है 1927 में किसकी स्थापना की गई, कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन कहता है भारत ने 2020 में जैव ईंधन दिवस किस माह में मनाया? तो जैव ईंधन दिवस हर वर्ष अगस्त माह में मनाया जाता है, जबकि जैव विविधता दिवस कब होता है? जैव विविधता दिवस ये कब होता है? तो याद रखना ये होता है 22 मई को, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब होता है? पृथ्वी दिवस ये भी याद रखना है, पृथ्वी दिवस कब होता है? ये होता है अपने पास 22 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस कब होता है? 17 अप्रैल को। कब होता है? 17 अप्रैल को। विश्व हास्य दिवस कब होता है? हास्य दिवस याद रखना है, ये होता है 10 जनवरी को। कब होता है? 10 जनवरी को। एड्स दिवस कब होता है? एड्स दिवस कब होता है? तो ये होता है आपका 1 दिसंबर को। कब होता है दोस्त? 1 दिसंबर को होता है। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट। तो यही पूछा, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को हर माह में बनाया जाता है और इस बार भी अगस्त में ही बनाया गया था। क्वेश्चन कहता है 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्न में से किसमें किया गया था? यानी महात्मा बुद्ध के जो उपदेशों का संकलन हुआ है वो किस पुस्तक में हुआ है, या किस आपका ये किस क्या बोल सकते हैं इनका ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्मों का किस में हुआ है? ठीक है, तो याद रखना है महात्मा बुद्धों के उपदेशों का संकलन है त्रिपिटक के अंदर। ये इसकी रचना अशोक के काल में हुई थी। अशोक के काल में हुई थी। मोगली पुत्र गोसाल, मोगली पुत्र तिस के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और अशोक के समय कौन सी संगति हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति हुई थी और उसी समय त्रिपिटक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखो कुछ और चीज सुनिए, आगे आओ। जैसे 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, कई बार मैंने आपको बताया है। प्रथम राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर में हुई थी। ठीक है, चलो बात समझो। अशोक के समय त्रिपिटक लिख गया, और जब दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, यहाँ आराम से समझना है, दूसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ है? तो विनय पिटक याद रखना है आपको, एक विनय पिटक और एक थी अभिधम्म पिटक की रचना की गई, जिसमें विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? उपाली के द्वारा। और जिसमें अभिधम्म पिटक की रचना आनंद के द्वारा की गई, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अभिधम्म पिटक में है क्या? तो अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। वहीं विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को लेकर जो नियम है उनका उल्लेख किया गया है। किसमें? विनय पिटक में, जिसकी रचना उपाली के द्वारा की गई थी। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखना तिरुचिरापल्ली, ये तमिलनाडु में स्थित है। और साथ में याद रखना फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत का मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मौसम विज्ञान केंद्र तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका देहरादून में। कहाँ स्थित है? आपका देहरादून में। बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई? तो याद रखना फल अनुसंधान केंद्र नागपुर, औषधि लखनऊ, मौसम विज्ञान नई दिल्ली और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका देहरादून में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा समारोह ऐसा है जिसको उड़ीसा से संबंध दिखाता है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। उड़ीसा में निकाले जाने वाली यात्रा को क्या कहते हैं? बाली यात्रा। क्या कहते हैं दोस्त? बाली यात्रा कहते हैं। अम्बुबाची मेला कामाख्या असम में लगता है। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ आपको त्योहारों को लिया है। कलिंग त्यौहार
चंदन यात्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कलिंग त्योहार, चंदन यात्रा, महावीर सुबह महोत्सव, साथ में राजा पारबा महोत्सव, छो महोत्सव, डबल मात्रा होगी छो। ठीक है, ये कहाँ के त्योहार दोनों? तो ये आपके सभी त्योहार उड़ीसा राज्य के हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा। कलिंग, चंदन, महावीर सुबह, राजा पारबा और छो। आगे आओ, नेक्स्ट यहाँ देखो भाई, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश का है, धानु जात्रा उड़ीसा का है, नुआखोई उड़ीसा का है, अंता प्रगणे महोत्सव तेलंगाना का है, बोनालू तेलंगाना है, बटकम्मा तेलंगाना है, लाई हरा ओवा त्रिपुरा का है, लोसार हिमाचल प्रदेश का है, लोसंग सिक्किम का है। ठीक है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कहता है मूसा पारडिसिया का सामान्य नाम क्या है, यानी इसका वैज्ञानिक नाम ये किसका? तो जहां मूसा लगा समझ जाओ ये किसका होगा? केला का होगा। किसका होगा? केला का। अमरूद का क्या है? सीडियस, सीडियम, याद रखना अमरूद का है। सेब का आप कमेंट कर दो कि सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बात समझना है। देखिए, विटामिन जो ए होता है ये कोशिकाओं को संतुलन बनाए रखने में, एक साथ रखने में मदद करता है। विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल है। रेटिनॉल। कौन सा रोग होता है इससे? रतौंधी। ठीक है, पके फल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी याद रखोगे। और विटामिन सी खट्टे फलों में होता है, मूत्र के साथ निकल जाता है, खुले घाव में प्रवेश करता है, सब्जी छीलने पर निकल जाता है, सब्जी उबालने पर निकल जाता है। याद रखना कौन सा है? विटामिन सी। शरीर में इसका संचय नहीं होता है, कौन है? विटामिन सी है। विटामिन ई क्या है? टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल है। जनन क्षमता कमजोर होती है इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन के क्या है? फिलोक्विनोन है। क्या है? विटामिन के फिलोक्विनोन है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो सभी विटामिन याद रखना है आपको, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, और शाम को 9 बजे उपस्थित होना है। अगले क्लास में क्वेश्चन कहता है बड़ा लाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से किस नदी को बनाती हैं? तो सिंपल सी बात थी, अगर डायरेक्ट ये पूछता तो क्वेश्चन टफ था, लेकिन बड़ा लाचा दर्रा दे दिया है तो कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चिनाब, क्योंकि चिनाब नदी ही बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। आगे आ जाओ, झेलम शेषनाग झील से निकलती है। आगे रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है। सिंधु कहां से निकलती है? बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद से निकलती कौन सी नदी? सिंधु नदी निकलती है। सिंधु की रावी, ब्यास, सतलज, झेलम ये सभी क्या है? चिनाब, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब आगे आइए, आगे बढ़ जाऊं, चलिए थोड़ा यहां मैप पर आइए अब और यहां कुछ समझने की कोशिश करो। देखो, सिंधु नदी यहां से निकलती है, ये अपने पास बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद है। ठीक है, आगे यहां से निकल के सबसे पहले जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है सिंधु नदी। कहां प्रवेश करती है? दमचौक स्थान से, दमचौक से प्रवेश करती है दमचौक, और इधर से चिल्लास नामक स्थान से ये निकल के चली जाती है। और कहां चली जाती है? पाकिस्तान के पठानकोट। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान के पठानकोट में चली जाती है। बोखरचू हिमनद से निकलती है, दमचौक स्थान से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, और ये एक ही राज्य में बहते हुए चिल्लास स्थान से निकलकर पाकिस्तान के पठानकोट में चली जाती है। बोलो, बात यहाँ तक क्लियर हो गई सबकी? यहीं से हमने बताया एक ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है,
और वो कुछ यूं प्रकार आपकी सबसे अरुणाचल प्रदेश में यंगयाप दर्रे से प्रवेश करते हुए ऐसे बह के बांग्लादेश की तरफ आगे निकल जाती है। ये भी आपको याद रखना है। बोलो क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा संग्रहालय उड़ीसा के कटक में स्थित है। देखो भाई, भारतीय संग्रहालय कहाँ है? कलकत्ता। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। राष्ट्रीय संग्रहालय तो होगा नहीं, ये भी आपका बंगाल में ही है। नेताजी सुभाष चंद्र संग्रहालय ये आपका कटक में है। सलार जंग संग्रहालय ये आपका पास हैदराबाद में है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ स्थित है? उड़ीसा के कटक में स्थित है। सलार जंग कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय भारतीय संग्रहालय, एशिया का भी सबसे पुराना संग्रहालय भारतीय संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। देखो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ये बात बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रधानमंत्री को देगा, गलत बात है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ये बात बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस प्रकार से आपका ये आज का सेट समाप्त हो गया। कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको आज का सेट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।